बैकग्राउंड और ओवरव्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कि एल्गोरिदम क्या है। कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जो हमारे पास एल्गोरिदम है ना, इन्हें हम वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स कहते हैं, जो कि इसलिए डिज़ाइन किए गए होते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें या कोई एक स्पेसिफिक टास्क जो है उसको परफॉर्म कर सकें। अब स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कोई पार्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना, ये क्या है कि जैसे कि कोई सिंपल सा टास्क हम ले लेते हैं, जैसे एडिंग टू नंबर्स। ये हमारे पास एक टास्क है, लेकिन इसको भी परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। हमारे पास एल्गोरिदम की कुछ एप्लीकेशंस आती हैं, जिनमें सबसे पहली एप्लीकेशन है प्रोग्रामिंग, सेकंड है डाटा प्रोसेसिंग एंड थर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग किस तरह से इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं कि हमारे जो कोडर्स हैं उनके लिए ये आसान हो जाए, किस तरह हम लोग कोडिंग करते हैं। कोड्स के अंदर काफ़ी बड़े कोड भी होते हैं, कुछ कोड थोड़े से छोटे होते हैं, तो उनके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं ताकि इजीली हम उन प्रोग्राम्स को न्यू यूज़र्स को भी समझा सकें। डाटा प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो कई तरह में होता है, कुछ अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, कुछ प्री प्रोसेस फॉर्म में होता है, यानी कि हाफ प्रोसेस्ड होता है और हाफ प्रोसेस होने वाला होता है। उसको किस तरह से हम बनाकर एक पूरी प्रॉपर आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, इस चीज़ को वो क्या करता है, शो करता है। उसके बाद हमारे पास आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि हमें पता है कि एआई आजकल कितना चल रहा है, तो इसके अंदर आप लोग जब इसको यूज़ करते हो, जैसे कि आपके पास चैट जीपीटी है, जब आप उसे यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आप सिंपल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है, आपको वो उसी लैंग्वेज में जवाब देता है जिस लैंग्वेज में आप उससे बात कर रहे होते हो। तो किस तरह से इसके पीछे कोडिंग हो रही है, ये सारा कुछ भी इसी पर डिपेंडेंट है कि उसके पीछे कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम की कुछ इम्प्लीमेंटेशंस आती हैं। इम्प्लीमेंटेशंस कैसे होती हैं, हम लोगों ने अपने सेकंड सेमेस्टर में देखा था कि किस तरह से हम लोग लैरप को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, लेकिन ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है कि जो हमारे जो हम लोग कंप्यूटर यूज़र्स हैं इनकी लैंग्वेज के करीब है। We have seen this in our previous semesters, how we can imply this set of instructions. अब ये जो एल्गोरिदम हमारे पास हैं, इनको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, दो तरीके हैं, एक ग्राफ या फ्लो चार्ट और एक है सूडो कोड। अब ग्राफ और फ्लो चार्ट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इस तरह से कुछ इस फॉर्म में फ्लो चार्ट होता है, जिसपे एक स्टार्टर होता है और एक एंड होता है। हमें ये शो करता है कि कहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है। कुछ हम लोग जो इंस्ट्रक्शन यूज़र को देते हैं वो इनके थ्रू देते हैं, और जो हमने प्रोसेसिंग करनी होती है वो इस बॉक्स के अंदर होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू लैरप के ऊपर अपना कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि यहाँ पर अब सिर्फ एडिंग 2 नंबर का सिंपल सा टास्क था, तो हमने उसे परफॉर्म किया। और सूडो कोड क्या है, जो ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है, इसको हम एल्गोरिदम्स भी कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने यूज़र से इनपुट लिया है, रीड n1 n2, यानी कि यूज़र क्या करेगा, 2 नंबर ऐड करेगा। उसके बाद जो एडेड नंबर होंगे उनको कंप्यूटर खुद ही सम अप करेगा, और फिर हमारा जो सम आया होगा उसको क्या करेगा, और एज एन आउटपुट शो कर देगा। तो ये हमारे पास जो फ्लो चार्ट बना था उसी का सूडो कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब फर्दर हमारे पास नीचे क्या है, प्रॉपर्टीज हैं एल्गोरिदम की। एक एल्गोरिदम हम लोग लिखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज तो होती होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फाइनाइटनेस, यानी कि एक फिनिटी हमारे पास मौजूद होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। जब तक n 10 से बड़ा है तब तक अपने लूप को चलाते जाओ। इस तरह के कुछ इन्फिनिटीज होते हैं जो हम लोगों ने परफॉर्म करने होते हैं। क्या फिनिटनेस हमें बता रही है, एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कुछ स्टेप्स के बाद वो खत्म हो जाता है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर क्या गिवन है, बबल सॉर्ट। ये सारा कुछ हमने मैनुअल से ही लेके लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आप इसे जल्दी कवर कर सको जब आपने करना हो तो। अब बबल सॉर्ट में क्या होता है कि कुछ पासेस चलते हैं, कुछ नंबर ऑफ पासेस चलते हैं, और वो पासेस सिर्फ उस वक्त तक चलते हैं जब तक हमारी पूरी अरे सॉर्ट नहीं हो जाती। जैसे ही वो सॉर्ट होती है वो पासेस खत्म हो जाते हैं। सेकंड जो सी हमारे पास इसके अंदर प्रॉपर्टी आती है एल्गोरिदम्स की, वो है हमारे पास डिफाइनाइटनेस। अब ये डिफाइनाइटनेस वर्ड डिफाइन से निकला है, ठीक है। अब डिफाइन का मतलब क्या होता है कि आपने उसको बताना है वो क्या चीज़ है। एल्गोरिदम शुड हैव क्लियर एंड अनएम्बिगियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिसके अंदर कोई एम्बिगियसनेस नहीं हो।
आप लोगों के पास बिल्कुल क्लियर और प्लेन फॉर्मेट में इंस्ट्रक्शंस गिवन हो, जो कि कंप्यूटर को भी अच्छे से समझ आ जाए, और अगर कोई उस प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को देखने वाला हो तो उसको भी वो समझ आ जाए। जैसे कि फाइंडिंग द मैक्स वैल्यू। अब फाइंडिंग मैक्स वैल्यू में क्या होता है कि हम लोग अपने जो कोई भी अरे की फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू है ना, हम उसे इक्वल रख देते हैं मैक्स के, और बाद में बस ये कंपेयर करते जाते हैं उसे हर वैल्यू के साथ, और जैसे जैसे वो कंपेयर होता जाता है अगर उनमें कोई वैल्यू बड़ी आ जाती है तो हम उसे मैक्स के इक्वल कर देते हैं। तो ये चीज़ जो सी है ये हमें फुल क्लियर वर्डिंग में उन्हें बतानी पड़ती है ताकि वो मैक्स वैल्यू जो सी है उसे फाइंड करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उसको ग्रेटर की जगह स्मॉल वाली वैल्यू दे देती हूँ, ठीक है, ग्रेटर की जगह स्मॉलर वाली वैल्यू दे देती हूँ, तो क्या होगा, मेरा फंक्शन तो मैक्स नाम का होगा लेकिन वो मुझे मिनिमम वैल्यू सेंड कर रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये तो सही चला ही नहीं। तो इसलिए हमें क्लियर कट उसकी इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये कुछ मैंने सिलेक्ट की थी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी। अगर आपसे कोई वाइवा में क्वेश्चन करता है तो आप उसे इजीली बता सकते हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी इनपुट, सेकंड है इसकी आउटपुट। इनपुट अब दो हमने पहले पढ़ ली, दो ये हैं इंस्ट्रक्शन। इनपुट में क्या होता है, आपके पास 0 या मोर इनपुट्स होती हैं और आप उनसे क्या करते हो, कोई भी आउटपुट जनरेट कर सकते हो। जैसे कि 2 नंबर्स को ऐड करो और उनका सम जो है उसको एज एन आउटपुट जनरेट कर दो। उसके बाद हमारे पास आउटपुट आती है। आउटपुट क्या होती है कि आउटपुट शुड बी 1 और मोर। अब आपने ये देखना है, ठीक है, यहाँ 1 नहीं लिखा, सॉरी, आउटपुट शुड बी 1 और मोर। अब इनपुट जो थी वो 0 हो सकती है, आप कोई इनपुट लिए बगैर भी कोई आउटपुट निकाल सकते हो, लेकिन जो आउटपुट होती है वो लाजमी या एक आउटपुट निकलती ही निकलती है हमारे पास, ठीक है। आउटपुट जैसे कि अगर आउटपुट 6 देखी जाए तो ये इसका 2 और 3 का मल्टीपल प्रोडक्ट भी हो सकता है। फाइनल और जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो है कोड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में क्या होता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है ना उसकी वो इफेक्टिव होनी चाहिए, यानी कि हम इजीली देख सकें कि किस तरह से वो इफेक्ट कर रहा है, हमारे प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो किस तरह से निकल रही है, इफेक्टिवली निकल रही है या कोई कोई ना कोई उसमें फॉल्ट है। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हमारे पास हैं, जिनमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है डिटर्मिनिज्म। अब डिटर्मिनिज्म हमारे पास क्या है, डिटर्मिनिज्म हमें ये कहती है कि हमारे पास जो बिहेवियर है ना किसी भी कोड ऑफ लाइन का किसी एक स्पेसिफिक जगह पर उसको शो करो। यानी कि अब जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट है, वो क्या करेगी, अब अगर उसकी कंडीशन रीच हो जाती है तो वो उस जगह पर क्या काम परफॉर्म करेगी, ये होगा हमारे पास उसकी डिटर्मिनिज्म में। उसके बाद हमारे पास आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन हमें क्या कहती है, प्रिसीजन ये कहती है कि जो आपका कोड है वो प्रिसाइज होना चाहिए, यानी जितना छोटे से छोटा कोड हो सके हम करें। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि इंट एक्स पहले लिखते हैं, ठीक है, इंट एक्स लिखा, उसके बाद नीचे लिखा कि x इज इक्वल्स टू 0। जब हम ये काम एक ही लाइन में कर सकते हैं तो हमें इसे एक लाइन में कर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल इंट x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर किया और यहाँ इनिशियलाइज, यहाँ पर डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों एक ही लाइन में हो गए, तो ये बेटर रहेगा कि वो, तो हमारे पास फिल इस कंडीशन में ये वाला जोन सा है ना ये बेटर है, ठीक है। उसके बाद है कोड मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स क्या करते हैं, हमारे पास कोड को रीड करने में आसानी पैदा करते हैं। हमारे पास जो न्यू प्रोग्रामर्स होते हैं जब वो कोड को रीड करते हैं या फिर जब कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि कोड को आसानी से समझा जा सके। उसके बाद है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप उन रिसोर्सेज के अंदर रह के काम करें, ठीक है। जो रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, एक टाइम में जब हम कोड लिख रहे होते हैं कोड के क्या रिसोर्स हो सकते हैं, कोड का रिसोर्स होता है उसकी टाइम, उसका जो स्पेस है, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो हमें यूज़ करनी चाहिए। या जैसा कि अगर वो हमें कहता है कि आपने जो एप्लीकेशन बनानी है वो 48 MB की ही हो, इससे बड़ी ना हो, तो फिर हमें इसी के अंदर रहते हुए काम करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्लैरिटी आ जाती है कि क्लैरिटी क्या है, तो कोड क्लैरिटी का सबको पता है कि आपका जो कोड है वो एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी में क्या होगा कि एल्गोरिदम जो सा होगा ना वो हमारे पास बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ठीक है। अब ये ना फिजिबिलिटी से थोड़ा सा मैच करता है। फिजिबिलिटी में ये होता था कि हम रिसोर्सेज के अंदर रह के
तो वो काम करते थे, ठीक है, रिसोर्सेज के अंदर रह के हम वो वर्क परफॉर्म करते थे। लेकिन ऑप्टिमैलिटी में क्या होता है कि हम वर्क ही इस तरह का करें कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो और वो बच भी जाएं, यानी कि रिसोर्सेज को कम यूज करना। इस तरह से ये ऑप्टिमैलिटी और फिजिबिलिटी जो सी है ये आपस में वर्किंग करती है। और जनरलिटी जो सी है ये जनरलाइजेशन से निकला है, जिसका हमने थर्ड सेमेस्टर में कंसेप्ट देखा था कि जनरलाइजेशन क्या होती है, क्लासेस वगैरह बनाना और ये देखना कि हम एक ही ऑब्जेक्ट को किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। फाइनली इसके अंदर इसके परफॉर्मेंस और एनालिसिस आते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या कहते हैं, इसके परफॉर्मेंस और एनालिसिस में ये आता है कि हम देखते हैं किस तरह से हमारा कोड एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। हमारा छोटा सा भी अगर कोई प्रोग्राम होता है ना, तो उसको करेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उस वही वर्किंग नहीं सही कर रहा, तो हमारे जो मेजर और बड़े बड़े इतने कोड्स हैं वो किस तरह से ठीक से काम करेंगे। आपने देखा होगा बाज़-औक़ात कि इतने बड़े बड़े आप लोग कोड लिख लेते हैं और उसके बाद सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी क्या होती है कि आउटपुट नहीं निकल रही होती। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ये सब आता है कि सबसे पहले आता है इसमें रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अभी इस चीज़ के बारे में हमने ऊपर फिजिबिलिटी में और ऑप्टिमैलिटी में देखा था कि ये क्या है। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या कहती है, इंश्योर करती है दैट एल्गोरिदम टू नॉट वेस्ट रिसोर्सेज अननेसेसरली, यानी कि कोई चीज़ अगर अननेसेसरली यूज़ हो रही है तो उसको क्या करो, आप वेस्ट ना करो। आपको अगर उसकी नहीं ज़रूरत तो आप उसे यूज़ ही ना करो। तो ये ऑप्टिमैलिटी में आएगा। और ये दो कंसेप्ट जो से हैं इनको कवर अप करने के लिए हमें टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी पढ़नी पड़ती है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है कि आपका कोड जो है, आपका जो एल्गोरिदम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपकी इनपुट साइज चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो जाए, उसका जो आंसर है वो आपके पास अच्छे से निकलना चाहिए। आपका कोड उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अब हो जाता है कि हम रेंज दे देते हैं ना, जैसे n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो अब ये कितना ग्रेटर हो सकता है, आप इस पे जितने जो इनपुट साइज लगा रहे हो वो कितना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर n लिखने की बजाय 600,000 लिख दूं, तो ये काफी देर लगाएगा कंपाइल होने में, ठीक है। ये काफी ही ज्यादा देर लगाएगा कंपाइल होने में। तो ये जो चीज है ना, ये इफेक्ट नहीं करनी चाहिए हमारे कोड को। उसके बाद हमारे पास आता है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस में क्या होता है कि ये एज केसेस को बहुत अच्छे तरीके से और इफेक्टिव वे में हैंडल करता है। और रोबस्ट कोड ज़्यादातर वो होते हैं जो हमारे एरर्स और अनएक्सपेक्टेड जो इनपुट्स होती हैं ना, उनको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि करेक्टर। आप इंटीजर की जगह कोई करेक्टर जोन सा है ना, उसको इंसर्ट करो तो वो आपको इनवैलिड इनपुट का एक पूरा मैसेज दे। ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, रोबस्ट कोड होती है। उसके बाद पैरेललाइजेशन है। पैरेलल का मतलब होता है साथ साथ चलना, ठीक है। अब दो कोड्स एक साथ वर्किंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू ये काम पॉसिबल है। जैसे कि आप एक कंप्यूटर या डेस्कटॉप यूज करते हैं तो एक टाइम में आप उसके ऊपर दो विंडोज ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और आप ऐसा भी करते हैं कि उन दोनों विंडोज के दरमियान एप्लीकेशंस को या इमेजेस या जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास होती है मल्टी प्रोसेसिंग। तो पैरेललाइजेशन जो सी एल्गोरिदम है वो भी जरूरी है। अब ये चीज कोड में कैसे आती है, जैसे कि आपके पास पूरी एक क्लास बनी है और वो एक क्लास एक एक्सटर्नल प्रोग्राम को अंदर अपने अंदर कॉल कर रही होती है, तो वो भी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है और वो क्लास भी अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रही होती है। तो इस तरह से पैरेललाइजेशन होती है हमारे पास एल्गोरिदम्स के अंदर। फाइनली हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है एनर्जी एफिशिएंसी। तो एनर्जी एफिशिएंसी सिर्फ यही एम करती है कि हम कम से कम एनर्जी को यूज करते हुए अपने जो एल्गोरिदम है और जो टास्क हैं उनको हम कंप्लीट कर लें।